हाय एवरीवन, मैं दीपक पुनिया स्वागत करता हूं आप सभी का एकेडमी ऑफ साइंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज रेडॉक्स रिएक्शन का एक छोटा सा पोर्शन है उसकी, और वो एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इवन कुछ स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि ये इस टाइप की रिएक्शंस कौन सी होती हैं। अगर कुछ जानते भी हैं तो उनको ये नहीं पता चलता कि उनको क्वेश्चन के अंदर यूज कैसे लेना है। जब सवाल हम करेंगे तो सवाल में उनसे आंसर कैसे निकालने हैं। तो वो अपना टॉपिक है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके एक एग्जांपल से कि व्हाट आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए एग्जांपल अपने पास मान लीजिए कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो रहा है H2O प्लस O2 में। ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं, कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा हाफ। ठीक है, अब अगर मैं इस रिएक्शन में हर एक एटम की चेक करूं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप जानते हैं कि जो H2O2 होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है ये वाली। इस स्ट्रक्चर में अगर आपसे मैं पूछूं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप बोल देंगे कि जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो H को मिलेगा +1 और O को मिलेगा -1। इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो O को भी 0 मिलेगा और इस O को भी 0 मिलेगा क्योंकि दोनों सेम एटम है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ आएगा +1 और यहाँ आएगा -1। तो इससे पता चलता है कि जो H2O2 का ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -1। क्लियर है यहाँ तक? H2O में जो O की ऑक्सीजन स्टेट होती है वो -2 होती है, आप सब जानते ही हैं। और O2 तो अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, तो यहाँ पर तो किस में होगा, वो 0 में होगा। आप जानते हैं कि जो भी एटम्स अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होती है, 0। क्लियर है यहाँ तक? अब हम जरा इनमें पता लगाते हैं चेंज कि कौन सा किसमें चेंज हो रहा है और कितना उसमें चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ये -1 से जा रहा है -2 में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 में जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। और जब जब ऑक्सीजन स्टेट में डिक्रीमेंट आता है, इसका मतलब हम ऐसे कहते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। तो इसको मैं ऐसे बोल दूंगा कि इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके दौरान यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, मतलब O यहाँ पर -1 से -2 में रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? और यही ऑक्सीजन जो आपको यहाँ पर -1 में दिखाई दे रहा है, ये साथ साथ 0 में भी कन्वर्ट हो रहा है। और -1 से 0 में जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट इस बार इंक्रीज हो रही है, और उसका मतलब आप सब जानते हैं उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आप जरा इसको ध्यान से देखिए, ये कमाल हो गया। कैसे कमाल हुआ? एक ऑक्सीजन -1 में था, वो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है -2 में, मतलब उसी ऑक्सीजन एटम का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। और ऑक्सीजन एलिमेंट ही है ये वाला भी, और ये कन्वर्ट हो रहा है -1 से कहां पर, 0, मतलब यहाँ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट, एलिमेंट कौन है यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है वही एलिमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज। और ऐसे केसेस को या ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे उनको, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है, ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें किसी कंपाउंड का, ये पूरा कंपाउंड है यहाँ पर, किसी कंपाउंड का एक ही एलिमेंट तो रिड्यूस होता है और वही एलिमेंट क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज होता है। और आपको मैं क्या बताऊं, यही इन रिएक्शंस की अपनी एक अलग ब्यूटी होती है, अपनी एक अलग खास बात होती है जो इनको औरों से अलग बनाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले आपने इसमें यह सीखा कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें किसी कंपाउंड का कोई एक एलिमेंट, वही एलिमेंट तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, और वही एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखो आपने यहाँ तक ये सीखा कि व्हाट आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। इसके बाद आपको दो चीजें जाननी है। पहला कि ये जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस शो करते हैं वो कंपाउंड कौन से होते हैं, उन कंपाउंड में कौन सी खास बात होती है जो औरों में नहीं होती, और उस खास बात की वजह से वो वाले कंपाउंड्स या वो वाले एलिमेंट डिसप्रपोर्शनेट होते हैं। पहला तो हमें ये सीखना है। तो अपना जो इसमें पहला टॉपिक जो हम सीखेंगे वो है विच स्पीसीज और कंपाउंड्स अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा हम ये सीखेंगे कि इन रिएक्शंस को जब हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं
और अगर हमें कहीं पर n फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ जाए, अगर हमें कहीं पर इनका n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर जानना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दो बातें हमें यहाँ पर सीखनी है। क्लियर है यहाँ पर? तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं इस बात पर कि वो कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकती हैं या फिर डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी रखती हैं। तो आप एक यहाँ पर ऐसा देखिए, मैं आपको H2O2 का एग्जांपल फिर से बता रहा हूं। आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन -1 में था, जब ये रिड्यूस हुआ तो कहाँ गया था, -2 में गया था, और जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो कहाँ गया था, 0 में गया था। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पर इसके साथ सोडियम होता और सोडियम यहाँ पर +1 में होता, ठीक है। सोडियम बेचारा +1 से कभी +2 में जा सकता है क्या? कभी जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सोडियम की तो +2 होती ही नहीं है। अरे एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो तो किसमें रहते हैं, +1 में रह सकते हैं। तो जब सोडियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता तो क्या कभी ये डिस्प्रपोर्शनेशन बिहेवियर शो कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। मतलब एक बात तो क्लियर है, केवल और केवल वही स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेट हो सकते हैं जिनमें ऐसे एलिमेंट मौजूद हो जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हो। वेरिएबल से मतलब है कि जिनके ऐसा नहीं कि जिनकी केवल एक ही ऑक्सीजन स्टेट हो, जिनके पास क्या होनी चाहिए, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होनी चाहिए। दूसरी बात, उन एटम्स के पास वेरिएबल होने के साथ साथ कम से कम 3 टाइप की तो वेरिएबल होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कम से कम 3 तो होनी चाहिए। क्यों? मान लीजिए 2 है, मान लीजिए कोई एक एटम ए है, वो एक तो +1 में रहता है और एक वो 0 में रहता है, तो भैया +1 से 0 में आएगा तो क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। लेकिन +1 से ऊपर जा नहीं सकता तो डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मान लो अगर ये 0 में हुआ तो केवल क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज, ये क्या नहीं हो पाएगा, रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो कम से कम उसके लिए कितनी होनी चाहिए, 3 टाइप की तो होनी ही चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को गांठ बांध लेना बहुत ही जरूरी बात है। ऐसे मान लो कि यही डिसाइड करता है कि वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा कि नहीं होगा। जब उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से तो क्या हो, कम हो, और मिनिमम से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मतलब सुनिए, मतलब ये है कि मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि ए एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेट हो, तो इस ए एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए किससे, उसकी मैक्सिमम से, और भैया ज्यादा होनी चाहिए किससे, उसकी मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? जब ये इनके बीच में इंटरमीडिएट होगा तभी तो इसमें ऑक्सीडाइज हो सकता है, और सेम टेम्परेचर इसमें क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। अगर मान लीजिए मैक्सिमम के बराबर हो गया तो क्या कभी ऑक्सीडाइज हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। और अगर मान लो ये मिनिमम के बराबर हो गया तो क्या कभी रिड्यूस हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो बात क्या याद रखनी है आपको, जिस एटम के बारे में आप जानते हो कि वो वाला रिड्यूस भी हो, वो वाला ऑक्सीडाइज भी हो, तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट दोनों के बीच में आनी चाहिए। मैक्सिमम से तो क्या हो, कम हो, और मिनिमम से क्या हो, ज्यादा हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था अपना टॉपिक कि कौन कौन सी स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेट हो सकती है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। बात कर लेते हैं Cl2 की, बात कर लेते हैं। देखिए क्लोरीन किसमें, यहाँ पर 0 में, और आप जानते हैं क्लोरीन की +1 भी होती है, +3 भी होती है, +5 भी होती है, और +7 भी होती है, और इसकी तो -1 भी होती है। तो क्या क्लोरीन यहाँ पर 0 में है, इसका मतलब इंटरमीडिएट में है क्या? यस। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और ये रिड्यूस भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, फॉस्फोरस एलिमेंटल स्टेट में किसमें है भैया, 0 में, मैक्सिमम +5 होती है, मिनिमम बोलो -3 होती है, तो इंटरमीडिएट में है, मतलब डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इंटरमीडिएट में होने के कारण डिस्प्रपोर्शनेट हो सकते हैं। जैसे एक तो आप H2O2 ही ले लीजिए, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। इसके अलावा जैसे मान लो आप NO2- ले लो, NO2-। नाइट्रोजन यहाँ पर +3 में है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम +5 होती है, मिनिमम कितनी होती है इसकी, -3 होती है। तो देखिए किसमें है बोलो, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट में, मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन बिहेवियर शो कर सकता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि वो कौन सी स्पीसीज हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन बिहेवियर शो करती हैं, या वो कौन से एलिमेंट हैं जिनकी डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी होती है। क्लियर है यहाँ तक? इतना जानने के बाद हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो आपके लिए बेहद जरूरी है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है कि सर इनका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें।
तो इसके लिए अपने पास एक ट्रिक होती है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे मान लो ये अपने पास फॉर्मूला है H2O प्लस हाफ O2 और मुझे इसका पता लगाना और आपको पता है कि डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। तो फॉर्मूला जो है रट्टा मार लेना, बहुत काम आता है ऐसे रिएक्शन में। और वो फॉर्मूला होता है n फैक्टर इज इक्वल टू n फैक्टर रिडक्शन इंटू n फैक्टर ऑक्सीडेशन अपॉन n फैक्टर रिडक्शन प्लस n फैक्टर ऑक्सीडेशन। मतलब ऊपर तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो और ये बन जाएगा उसके n फैक्टर का फॉर्मूला। बात ये है कि सर ये n फैक्टर रिडक्शन क्या है, तो देखते हैं। ऑक्सीजन -1 से -2 में रिड्यूस हुआ तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अब इस रिडक्शन के दौरान इसका कितना n फैक्टर रहा वो निकाल लो यहाँ पर। तो आप ही बता दो चेंज कितने का हो रहा है, 1 का। अगर आप लोगों ने अभी तक n फैक्टर कैलकुलेट करना आपको नहीं आता है तो आप राइट हैंड साइड में आई बटन पे क्लिक करके पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चेंज कितना है, 1, और ऐसे कितने ऑक्सीजन हैं, 2, तो इसका n फैक्टर रिडक्शन वाला कितना आ जाएगा, 2। ध्यान रहे ये हमने कैलकुलेट किया n फैक्टर रिडक्शन। ऐसे ही जब ये -1 से जाएगा किसमें, 0 में, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब -1 से 0 में जाएगा तो यहाँ भी चेंज कितने का होगा, 1। तो बताइए इसका n फैक्टर ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, 1 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो इस केस में इसका रिडक्शन वाला n फैक्टर भी 2 है और ऑक्सीडेशन वाला भी कितना है, इसका 2 है। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा 2 × 2 अपॉन 2 + 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इस H2O2 का जो n फैक्टर है वो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी डिस्प्रपोर्शनेटिंग स्पीसीज का n फैक्टर। तो सब लोग ये फॉर्मूला नोट कर लेना डिस्प्रपोर्शनेटिंग एजेंट के लिए, n फैक्टर रिडक्शन इंटू n फैक्टर ऑक्सीडेशन अपॉन n फैक्टर रिडक्शन प्लस n फैक्टर ऑक्सीडेशन। और इस तरीके से डब्बे में सजा लेना है इसको। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं इसके, जो पी ब्लॉक की बहुत ही खूबसूरत रिएक्शंस हैं जो अक्सर सवाल में वैसे ही पूछ लेता है। आइए उन रिएक्शंस को हम फिजिकल केमिस्ट्री से जोड़ के समझते हैं। और उनमें से जो पहली खूबसूरत रिएक्शन है वो ये है कि जब आप किसी हैलोजन को बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, मैं OH- लिख रहा हूं यहां पर, तो ये हैलोजन जो है इसके अपने अलग ही नखरे होते हैं। कैसे नखरे, ये हैलोजन कहती है कि तू मुझे जिस बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहा है अगर वो वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ और अगर वो सॉल्यूशन ठंडा हुआ तब तो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगी किसमें, X- में और XO- में। अब आप में से बहुत से महान लोगों को इनके नाम नहीं पता होंगे, तो आपको बता दूं कि ये जो होता है इसको तो हम बोलते हैं हैलाइड, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइपो हैलाइट। हैलाइट बोल रहा हूं मैं, आइट बोल रहा हूं, ध्यान रहे इस बात का। यहां पर ये X खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं -1 में हूं, और यहां पर कैलकुलेट करने पर ये वाला X किस में आएगा, +1 में। और हेलोजन तो खुद ही यहाँ पर X किस में, 0 में। तो आप देख रहे हैं कि हेलोजन एक बार 0 से कहां कन्वर्ट हो रहा है, -1 में, और एक बार ये कहां कन्वर्ट हो रहा है, +1 में। और यहाँ पर हेलोजन कौन कौन सा हो सकता है, तो आंसर है फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मेनली 3 ये रिएक्शन देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं कि और हेलोजन के कौन कौन से नखरे होते हैं। वही हेलोजन बोलता है अगर तूने बेसिक मीडियम को कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया और गर्म भी कर दिया, मतलब हॉट एंड कंसेंट्रेटेड अगर मीडियम आपका है तो वही हेलोजन X- में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, लेकिन XO- की जगह वो XO3- में कन्वर्ट हो जाएगा। और इनमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये हैलाइड तो अभी भी -1 में है, लेकिन ये जो है ये कन्वर्ट हो चुका है +5 में। इसका नाम तो हैलाइड होता है और इसका नाम होता है हैलेट। इसको बोलते हैं हैलेटाइन, ठीक है, जो किसमें होता है +5 में। और हेलोजन वही अपना क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये 2 थी पी ब्लॉक की रिएक्शंस और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होती हैं। इसी बहाने आपको मैं साथ साथ कुछ पी ब्लॉक की रिएक्शंस भी याद करवा देता हूँ, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। और इसी सिलसिले में अगला नाम आता है फॉस्फोरस का। जब आप इसी फॉस्फोरस को बेसिक मीडियम में डालोगे तो ये फॉस्फोरस एक बार तो कन्वर्ट होता है
PH3 में और साथ में कन्वर्ट होता है H2PO2 माइनस में। ठीक है, अब देखो ये खुद आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर NaOH है, मान लो जो ये बेसिक सॉल्यूशन है वो NaOH का है, तो यहाँ पर साथ में कौन सा आयन लग जाएगा? सोडियम प्लस आयन लग जाएगा। अगर यहाँ पर KOH हुआ तो यहाँ पर साथ में क्या लग जाएगा? पोटेशियम लग जाएगा। तो यहाँ पर फॉस्फोरस 0 में है, यहाँ ये फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट है? -3 में, और ये फॉस्फोरस प्रेजेंट है +1 में। इसका नाम बहुत ही फेमस गैस है, अगेन पी ब्लॉक में पढ़ेंगे ध्यान से, फोस्फीन। ठीक है ना, काफी पॉइजनस गैस होती है वाली। और ये जो H2PO2 माइनस है, ये एक फॉस्फोरस एसिड का, देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ बता देता हूँ। H3PO2 जो होता है, सॉरी फॉस्फोरस नहीं, हाइपोफॉस्फोरस, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसका ये कॉन्जुगेट आयन होता है, ये वाला इसका होता है कॉन्जुगेट आयन। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का जो कॉन्जुगेट आयन है उसका नाम बन जाएगा हाइपोफॉस्फाइट। क्या बन जाएगा? हाइपोफॉस्फाइट। तो इस आयन का नाम होता है हाइपोफॉस्फाइट। यहां पर फॉस्फोरस 0 से कन्वर्ट हो रहा है -3 में, मतलब क्या हो रहा है? इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और यही फॉस्फोरस 0 से कहा जा रहा है? +1 में, मतलब इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यह समझ में आया होगा कि व्हाट आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, what are the species which undergo disproportionation reaction, and how to calculate n factor of such species which are undergoing disproportionation reaction। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।